हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एस चैनल। मेरा नाम है नितिका और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे, या लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे लेक्चर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए, लास्ट एक्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया सिविल सर्विसेज के लिए ओपन एग्जामिनेशन वाले प्रोविजन को। तो इसका रीज़न क्या था? एक्चुअली उस टाइम पे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए आपको हेलीबरीज कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता था, जिसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देते थे, और उस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद आप डायरेक्टली सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते थे। यही रीज़न था कि उस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तभी वो चाहते थे कि सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए, और यही प्रोविज़न उन्होंने नेक्स्ट एक्ट में लाया भी। तो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया एक ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इस एक्ट में जो है अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात हुई। इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वही लेजिस्लेशन का काम भी कर रही थी। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इनडेफिनेट एक्सटेंशन दिया गया रूल करने के लिए, मतलब कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया गया था। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो अनअवेयर थे कि आगे क्या होने वाला है। 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि अब इंडिया में रूल करना उतना इजी नहीं है। इसके बाद जो कंपनी रूल था इंडिया में वो अबॉलिश किया गया, और जो ब्रिटिश क्राउन था वो डायरेक्टली इंडिया को रूल करने लगे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, जिसको कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको रिप्लेस किया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ने। वॉइस रॉय जो थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे क्राउन के। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जो दो बॉडीज़ थी, उनको अबॉलिश किया गया। और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश की गई, जो कि असिस्ट करने वाली थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट शो करना चाह रही थी कि द सिचुएशन इन इंडिया इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, बट नथिंग मच इम्प्रूव्ड ऑन ग्राउंड। इसके बाद आते हैं काउंसिल्स एक्ट, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना चाहते थे गवर्नमेंट में, जिससे कि उनके लिए यहाँ रूल करना इजी हो और 1857 जैसी कोई सिचुएशन अराइज ना हो। तो इनमें फर्स्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसमें जो है फर्स्ट टाइम बात की गई इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बिठाने की। इन मेंबर्स को जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहा गया। इनको डायरेक्टली वॉइस रॉय जो है वो अपॉइंट करने वाले थे, बट एक्चुअली इनको कुछ पावर्स नहीं दी गई। सबसे पहले जो 3 इंडियंस नॉमिनेट किए गए थे वो थे द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है स्टार्ट हुई। जैसा हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में किस तरह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सब पावर्स दे के कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की गई थी। अब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है उन्हें वापस दी गई। इसमें वाइस रॉय को पावर दी गई कि वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इसमें जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको रिकग्नाइज किया गया, मतलब जो अलग अलग मेंबर्स थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, जैसे कि लॉ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एट्सेट्रा। इस एक्ट में वाइसराय को पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में वो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कोई रूल बना सकते थे, और इस रूल की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स तक रहती।
इसके बाद हमारा आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनका नंबर इंक्रीज़ किया गया। और इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर दी गई कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर डिसीजंस और प्रिवेलिंग सिचुएशंस इन इंडिया। उसके बाद जो है इसमें बात की गई कि जब वॉइस रॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो उन्हें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। इसी तरह जब गवर्नर जो हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, तो उन्हें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियंस और ज़मींदार्स की। तो इसमें इलेक्शन वर्ड जो है वो मेंशन नहीं किया गया, पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो है फाउंडेशन रखी गई इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको कि हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनका नंबर इंक्रीज़ करके 16 से 60 कर दिया गया। और इसमें जो फर्स्ट टाइम है वो इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इन्वॉल्व करने की बात की गई। और जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें कि अपॉइंट किया गया वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज लॉ मेंबर। इसी एक्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनके लिए सिर्फ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वही वोट करने वाले थे। तो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन कम्युनल बेसिस। तो हमारे आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।